नमस्कार, जनसत्ता के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल ट्रॉफी उठाकर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने नया इतिहास लिख दिया है। फीफा वर्ल्ड कप जीतना मेसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेसी को काला शाही लिबास पहनाया गया और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लॉन्च कराने के लिए दीपिका पादुकोण को ही क्यों बुलाया गया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मेसी को ट्रॉफी देने से पहले शेखों ने क्यों पहनाया था काले रंग का शाही लिबास जुब्बा, कितनी है इसकी कीमत? फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करने के लिए दीपिका पादुकोण को ही क्यों चुना गया? संसद तक गूंजी आवाज। ऊंट से रखवाली, खुली बस की सवारी, कतर के शेखों ने अमर कर दी अर्जेंटीना की जीत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की फाइनल ट्रॉफी उठाकर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने नया इतिहास लिख दिया है। फीफा वर्ल्ड कप जीतना मेसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, एक ऐसा सपना जो उनके साथ पूरी दुनिया ने देखा और उसके पूरे होने की दुआ की। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फिनिटी की मौजूदगी में 18 कैरेट से बनी ट्रॉफी जब मेसी के हवाले की, तो मेसी को ट्रॉफी देने से पहले एक खास लिबास पहनाया गया जिसका नाम है जुब्बा। यह लिबास कितना कीमती है और इसे क्यों पहनाया गया था वो बताएं। उससे पहले दीपिका पादुकोण की बात करते हैं। फीफा में ट्रॉफी लॉन्च करने के लिए दीपिका पादुकोण को ही क्यों बुलाया गया था? इस वक्त भारत में दीपिका पादुकोण के फिल्म पठान को लेकर विवाद चल रहा है। फिल्म के गाने में उनके कपड़ों पर हंगामा मचा है। ऐसे वक्त में दीपिका इस वक्त के सबसे बड़े मंच पर फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ दिखाई दी तो दुनिया हैरान रह गई। 6 किलो 175 ग्राम और 18 कैरेट सोने और मेलाकाइट से बनी इस ट्रॉफी को केवल कुछ खास लोग ही छू सकते हैं। इस ट्रॉफी के लॉन्च के लिए दीपिका को इसलिए चुना गया क्योंकि दीपिका पादुकोण इस साल मई से लग्जरी कपड़ों और एक्सेसरीज ब्रांड लुइस विटन की ग्लोबल एम्बेसडर है। लुइस विटन 2010 से फीफा वर्ल्ड कप के पार्टनर है। पिछले 10 दशकों से फुटबॉल विश्व कप के सपोर्ट की वजह से इसकी ग्लोबल एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को ट्रॉफी अनावरण करने के लिए चुना गया था। दीपिका ने इवेंट में एक स्पेनिश फुटबॉलर के साथ एंट्री की। इस दौरान दीपिका फुल ड्रेस में दिखाई दे रही थी। शाहरुख खान भी फीफा के दौरान पठान फिल्म का प्रमोशन करते दिखाई दिए। अब आते हैं उस सवाल पर कि मेसी को जुब्बा ड्रेस क्यों पहनाई गई थी। कतर टूर्नामेंट से जुड़े हसन ने बताया, ये लिबास एक खास मौके के लिए होता है और आधिकारिक प्रोग्राम्स में ही इसे पहना जाता है। वर्ल्ड कप से अरब और मुस्लिम संस्कृति को दुनिया ने देखा है। ये कतर ही नहीं बल्कि पूरी अरब दुनिया का त्योहार था, इसीलिए जुब्बा ड्रेस मेसी को भी पहनाई गई। इसकी कीमत काफी महंगी बताई जाती है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही पूरे अर्जेंटीना में जश्न मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कतर में भी माहौल देखने लायक था। अर्जेंटीना टीम का भव्य रोड परेड हुआ। खुली बस में पूरी ठाट बाट के साथ विनिंग जुलूस निकाला गया। 3.5 दशक का सूखा खत्म करने वाली अर्जेंटीनी टीम मुस्कुराते हुए ओपन रूफ बस पर बैठी हुई थी। ये पल आंखों में कैद करने वाला था। नए विजेता अपनी शाही विक्ट्री के जश्न में डूबे हुए थे। कतर का आसमान आधी रात को आतिशबाजी से रंगीन दिखाई दे रहा था। इस जश्न में शामिल होने के लिए कतर के शेखों ने भी अपनी आलीशान गाड़ियों को सड़कों पर उतार दिया। कतर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है और कतर ने अर्जेंटीना की जीत को अब अमर कर दिया है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल दागे और गोल्डन बॉल को अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बरसों पुराना मिथक भी तोड़ दिया। यह मिथक क्या था, देखिए। फीफा कप पर कब्जा, गोल्डन बॉल पर फतेह, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब। लियोनेल मेसी ने तोड़े कई रिकॉर्ड। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 36 साल बाद अपने बेहतरीन खेल से अर्जेंटीना को फीफा कप दिलवाने वाले फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक बरसों पुराना मिथक भी तोड़ डाला है। यह मिथक है गोल्डन बॉल अवार्ड और फीफा को लेकर। अब तक कहा जाता रहा है कि जिस देश के खिलाड़ी ने गोल्डन बॉल जीता है उसकी टीम फीफा कप जीतने में कामयाब नहीं हो पाई है, मगर मेसी ने गोल्डन बॉल भी जीता और बतौर कप्तान अपने देश के लिए फीफा वर्ल्ड कप भी। ऐसे में मेसी ने फुटबॉल जगत का एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ दिया है। फीफा कप और गोल्डन बॉल का नाता। यह दूसरा मौका है जब मेसी ने गोल्डन बॉल पर कब्जा जमाया है।
इससे पहले वो 2014 के फीफा कप में भी ये करिश्मा कर चुके हैं, मगर तब उनकी टीम अर्जेंटीना वर्ल्ड कप हार गई थी। ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2022 यानी कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि लियोनेल मेसी ने, जो कि अर्जेंटीना के हैं, गोल्डन बॉल जीता और उन्हीं के देश ने फीफा कप भी। इससे पहले 2018 में क्रोएशिया के लुका मॉड्रिक ने गोल्डन बॉल जीता था, मगर फीफा कप उस साल जीता फ्रांस ने। 2014 में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने ही गोल्डन बॉल जीता, मगर उस साल फीफा कप जर्मनी की झोली में गिरा। 2010 में उरुग्वे के डिएगो फॉरलान ने गोल्डन बॉल अपने नाम किया, मगर फीफा कप अपने नाम किया स्पेन ने। 2006 में फ्रांस के जेनेदिन जिदान ने गोल्डन बॉल पर कब्जा जमाया, मगर फीफा कप पर कब्जा जमाया इटली ने। इस साल किसे क्या मिला? लियोनेल मेसी ने डिएगो मैराडोना वाला करिश्मा दोहराते हुए अपने देश को न सिर्फ 36 सालों बाद फुटबॉल का वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि 7 गोल दागकर टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर भी रहे और गोल्डन बॉल भी अपने नाम किया। मगर 2022 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करके गोल्डन बूट अपने नाम किया फ्रांस के फुटबॉलर मबापे ने, जबकि अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज ने 3 गोल बचाकर गोल्डन ग्लव्स पर अपना कब्जा किया, जबकि उन्हीं के देश के एंजो फर्नांडिस को यंग प्लेयर का अवार्ड मिला। फ्रांस में दंगे। फ्रांस की हार के बाद खिलाड़ियों के साथ साथ प्रशंसकों की आंखें भी नम हो गई। हार के बाद फ्रांस में कुछ प्रशंसकों का सब्र टूट गया। फीफा में टीम की हार के बाद फ्रांस के विभिन्न शहरों में दंगे भड़कने की खबरें आ रही हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार अर्जेंटीना से हारने के बाद पेरिस में हिंसा हुई, जिसमें फैंस ने तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फीफा विश्व कप फाइनल के लिए फ्रांस के विभिन्न शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। फ्रांस में कई जगह वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन पर मैच लाइव चल रहे थे। इस बीच मैच आकार लेता रहा, साथ ही फैंस की चिंताएं भी बढ़ती रहीं। अंत में करीबी मुकाबले में फ्रांस की हार हुई और फैंस को निराशा हाथ लगी। अर्जेंटीना 36 साल बाद विश्व चैंपियन बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अर्जेंटीना को बधाई दी। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना की टीम पेनाल्टी शूटआउट में डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल के बाद विश्व चैंपियन बनी। 1994 और 2000 के बाद तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा पेनाल्टी शूटआउट से निकला। पहला हाफ अर्जेंटीना के नाम रहा। इस मैच में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने पहला गोल दागा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे रोमांचक मैचेस में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और मेसी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत से खुश हैं। मोदी ने ट्वीट किया कि इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना और मेसी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुशी मना रहे हैं। मोदी ने फ्रांस को भी शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। पाकिस्तान को परमाणु ताकत बताकर भारत को धमकी देने वाली पाकिस्तानी मंत्री शाजिया मरी के तेवर अब कुछ नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शाजिया मरी ने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट है। इससे पहले शाजिया मरी ने कहा था कि नौबत आई तो हम जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। मरी ने एक ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु देश है। भारतीय मीडिया में कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाजिया मरी ने 17 दिसंबर को बिलावल भुट्टो के विवादित बयान का बचाव करते हुए कहा था कि भारत सरकार हमें कहेगी तो उसका हम जवाब भी देंगे। हमारे पास परमाणु शक्ति का दर्जा खामोश बने रहने के लिए नहीं है। पाकिस्तान भी माकूल जवाब देना चाहता है, हम खामोश नहीं रहेंगे। अब इसके बाद खुद उन्होंने ही अपने बयान पर सफाई पेश की है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अमेरिका और चीन के रास्ते पर चलकर नहीं बल्कि लोगों की स्थित परंपरा और संस्कृति के आधार पर भारत का विकास होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत चीन या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश करता है तो ये उसका खुद का विकास नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का विकास उसकी दृष्टि, परिस्थितियों, लोगों की आकांक्षाओं, परंपरा, संस्कृति और जीवन के बारे में विचारों के आधार पर होगा। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए भागवत ने यह भी कहा कि यदि धर्म मनुष्य को समृद्धि और सुखी बनाता है लेकिन प्रकृति को नष्ट करता है तो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। इससे पहले G20 में भारत की अध्यक्षता पर प्रतिक्रिया देते हुए भागवत ने कहा था कि दुनिया को अब भारत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक चर्चाओं का हिस्सा है और उसे दुनिया का नेतृत्व करने का भरोसा भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेघालय और त्रिपुरा के दौरे पर गए। इस दौरे पर पीएम मोदी ने त्रिपुरा को 4,350 करोड़ रुपयों की सौगात दी। इसी दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का यही प्रयास है कि त्रिपुरा को लोकल से ग्लोबल कैसे बनाया जाए। आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अर्जेंटीना की विशाल जीत के बाद मेसी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का एक कनेक्शन भी चर्चाओं में है। यह कनेक्शन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेसी और अर्जेंटीना की जीत के बाद भारत में जश्न शुरू हो गया है। इस विशाल जीत के बाद क्रिकेट जगत भी गदगद हो गया और कई भारतीय दिग्गजों ने मेसी समेत अर्जेंटीना को बधाई दी। अर्जेंटीना की जीत पर सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर पोस्ट किया और लिखा, मेसी के लिए ऐसा करने पर अर्जेंटीना को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से उन्होंने अभियान की शुरुआत की और फिर उसके बाद शानदार वापसी की। अतिरिक्त समय के अंत में शानदार तरीके से गोल को सेव करने के लिए मार्टिनेज का विशेष उल्लेख। ये मेरे लिए स्पष्ट संकेत था कि अर्जेंटीना इस कप को हासिल कर लेगा। अर्जेंटीना की जीत पर भारतीय टीम के सितारे युवराज सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और 10 नंबर जर्सी, जो कि सचिन तेंदुलकर और मेसी दोनों ही है, उसकी महानता बताई। युवराज ने लिखा कि ये फुटबॉल का अविश्वसनीय गेम था। मेरे लिए बताना मुश्किल है कि ये मेसी के लिए कितना खास होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसे देखकर मुझे पुराने समय की याद आ गई, जब हमने 10 नंबर जर्सी के लिए ये करिश्मा किया था। सचिन और युवराज के अलावा दिनेश कार्तिक ने भी इस जीत के बाद ट्वीट किया और लिखा कि कुछ चीजें पहले से लिखी होती हैं और इस पर मैं भरोसा रखता हूं। वहीं फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने लिखा कि ये अब तक का सबसे बेहतरीन फुटबॉल गेम था। इस फुटबॉल मैच में अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच कांटे की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। यूपी के अमरोहा जिले के बाहुबली प्रतीक सक्सेना भी अब सीएम योगी के रडार में आ गए हैं। रविवार को उनकी 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई। पहले मुख्तार अंसारी, फिर अतीक अहमद और अब प्रतीक सक्सेना। यूपी के बाहुबलियों पर बुलडोजर का कहर। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों और माफियाओं में सीएम योगी की पुलिस और बुलडोजर का कहर बदस्तूर जारी है। शुरुआत हुई मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से, फिर इसके लपेटे में आए प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद और अब बुलडोजर का कहर टूटा है अमरोहा के बाहुबली प्रतीक सक्सेना पर। ये प्रतीक सक्सेना है, यहाँ के हसनपुर निवासी प्रतीक सक्सेना। इनके द्वारा अवैध कारतूसों की बिक्री करके जो संपत्ति अर्जित की गई थी, उसमें धारा 537/22 के तहत ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस आदेश किया गया है। उसी के अनुसार ये संपत्ति आज यहाँ पे कुर्क की गई। लगभग संपत्ति होगी मैम? ये 1 हेक्टेयर लैंड है। कितनी कीमत की रही होगी? 1 हेक्टेयर लगभग 41 लाख। इसके अलावा और भी कुछ है? फिलहाल तो यही इसका अनुगमन कराया गया। हमारे हसनपुर थाने पर एक मुकदमा दर्ज था 537/22 और ये गैंगस्टर का मुकदमा था, जिसमें प्रतीक सक्सेना पुत्र सुशील चंद्र सक्सेना, ये मोहल्ला का स्थान के निवासी हैं हसनपुर के। इन्होंने अवैध कारतूसों की बिक्री के द्वारा अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा 14 की कार्रवाई की गई है, जिसमें तहसीलदार मैडम भी आई थी और हमारा पूरा प्रशासन और इनकी इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर जब्त किया गया है। इस प्रॉपर्टी की अगर आप कीमत देखेंगे लगभग 41 लाख के आसपास की है और इसके अलावा इनकी एक क्रेटा गाड़ी भी है, उसको भी जब्त किया गया है। उसकी कीमत लगभग 9 लाख के आसपास की।
तो सर जैसे प्रतीक सक्सेना के साथ उनके फादर पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या उनके खिलाफ भी होगी? हाँ, उनके पिता के खिलाफ भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है और उनकी प्रॉपर्टियां जांच की जा रही हैं। उनके नाम पे जो भी अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करके उसको जब्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर में कारतूसों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के सरगना प्रतीक सक्सेना पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उनकी 50 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जिला प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई तहसीलदार द्वारा संपन्न की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। कुर्क की गई संपत्ति में 1 हेक्टेयर जमीन और 1 कार शामिल है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। माफियाओं पर इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार। एक बार फिर देश के कई हिस्सों से आए किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे हैं। किसान गर्जना रैली में शामिल होने के लिए यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से आए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर रैली कर रहे हैं। एक बार फिर देश के कई हिस्सों से आए किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट गए हैं। किसान गर्जना विरोध को लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरअसल किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन भारतीय किसान संघ की ओर से रैली का आयोजन कर रहा है। बता दें कि भारतीय किसान संघ की ओर से आयोजित किसान गर्जना विरोध मार्च में शामिल किसान अपनी स्थिति में सुधार के साथ साथ कई और मांगों को लेकर दिल्ली में जमा हो रहे हैं। हमारी दिल्ली प्रदेश की मांग है, अब किसानों को दिल्ली के अंदर किसानों को किसान का दर्जा नहीं है। उनको ना सब्सिडी के ऊपर खाद मिलता, ना बीज मिलता, ना दवाइयाँ मिलती, ना उनको क्या नाम बिजली मिलती। दिल्ली के किसानों को भी खाद, बिजली जो और स्टेटों के अंदर सुविधा दी जाती है वो दिल्ली के किसानों को दी जाए। हजार एकड़ जमीन के अंदर पानी भरा रहता है 24-12 महीने। उन किसानों को हर 6 महीने के अंदर उसके साथ जितनी उनकी पैदावार वहाँ होनी थी उसके हिसाब से उस किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो उस पानी को निकाल कर दिल्ली सरकार उस पानी को निकाल कर और उस जमीन को खाली करके हमारे किसानों को दे और उनको छोड़ दे। मैं जिला जयपुर से मिट्टी लेके आया हूँ जो कि सूखी पड़ी है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि ARCP वहाँ लागू की जाए। जो मिट्टी में पानी आएगा तो किसान भाइयों को उपज में सिंचाई के लिए फायदा होगा। इसलिए हम यहाँ जो भारतीय किसान संघ के जितने भी आए हमें उचित मूल्य दिया जाए, लाभकारी मूल्य दिया जाए। इसी को लेकर हम यहाँ रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं और आप देख रहे हैं पूरे देश की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है और इससे हमें सरकार को झुकाना है। किसानों ने ठाना है सरकार को झुकाना है। अगर हमारी बातों को नहीं माना तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भी कुछ फैसला ले सकते हैं। इसके बाद वो फैसला बाद में होगा। इसी मांगों को लेकर हम पूरे देश से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारतीय किसान संघ की ओर से इस रैली के लिए खास तैयारियां की गई थी। रैली में देश भर से किसान दिल्ली की रामलीला मैदान में अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं और किसानों के जुड़ने का सिलसिला अभी भी जारी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के करीब 7 महीने बाद पुलिस ने उनकी थार, जीप और पिस्टल परिवार को सौंप दी है। ये कार अब मूसेवाला की हवेली पर रहेगी ताकि उनके फैंस इसे देख सकें। पूरे 6 महीने बाद पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की द लास्ट राइड थार उनकी हवेली पहुंच गई है। गोलियों से छलनी थार को देखने के बाद मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भावुक हो गए, लेकिन मुश्किल से उन्होंने अपने आंसुओं को रोका। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह चाहते हैं कि ये थार गोलियों के सभी निशानों के साथ उनकी हवेली में खड़ी रहे, ताकि सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले लोग जब हवेली पर आए तो वो कार देख सकें। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही ये थार मानसा पुलिस कस्टडी में थी। अब कोर्ट के आदेशों पर कार को परिवार के हवाले कर दिया गया है।
कार की कुछ मरम्मत के बाद उसे मानसा के गांव मूसा में सिद्धू मूसेवाला की हवेली में लाकर खड़ा कर दिया गया। थार के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल को भी उनके पिता को सौंप दिया गया है। जिस दिन सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई गई थी, तब मूसेवाला की थार गाड़ी पर ही 30 गोलियां दागी गई थी। पुलिस को 30 खोल थार के पास से बरामद हुए थे, जो 3 अलग अलग हथियारों के थे। तकरीबन 30 गोलियां ही थार पर बरसी थी। अब ये थार सिद्धू मूसेवाला की हवेली पर पहुंच चुकी है और उनकी यादों को फिर से ताजा कर दिया है। बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार लगातार घिरते चले जा रहे हैं। बीजेपी के नेता नीतीश पर हमलावर हैं। देखिए कैसे नीतीश के लिए जहरीली शराब एक चुनौती बन गई है। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को विपक्ष सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार उठा रहा है। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार के बयान के बाद भाजपा लगातार हमलावर बनी हुई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो 2016 में 12 लोगों को 4-4 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 17 में 4-4 लाख रुपया 4 आदमी को उपलब्ध कराया गया। तो मैंने नीतीश कुमार जी से यह आग्रह किया है कि बिहार के लोग हैं नीतीश बाबू, आप जो बोली बोल रहे हैं वो लगता है कि वो कोई विदेश के आदमी है, पाकिस्तान के आदमी है क्या? ये हिंदुस्तानी और बिहारी है, खांटी बिहारी है और बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। कोई बाहर के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो बिहार के हित के कार्य को करें। जब आपने 16 लोगों को मुआवजा दिया, जिसका ये प्रमाण है 16 लोगों को किस चेक से मिला, किस तारीख को मिला, कितने राशि मिले, तो आप यहाँ जो लगभग 100 से अधिक लोग मरे, इनको राशि क्यों नहीं देंगे? ये देना पड़ेगा और हर हालत में देना पड़ेगा। इसके साथ ही बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर आवाज में बोलने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने जहरीली शराब से हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा से घटना का डिफेंस करने के लिए जिन शब्दों का चयन किया उनकी आलोचना की है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। पुलिस घर घर जाकर लोगों को धमकी दे रही है कि पोस्टमार्टम कराओगे तो जेल चले जाओगे। तो लोग डर के मारे दूसरे घाटों पर जाकर अपने शवों को जला रहे हैं। तो आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि लोग मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, आपके यहाँ शराबबंदी है, पीने का जुर्म है, सजा है, कुछ पेनल्टी लगेगी, कुछ दिन जेल जाएगा, लेकिन मरना ये उसका प्रावधान नहीं है। और बिहार के अंदर गोपालगंज में जब 2016 में घटना घटी थी तो इसी मुख्यमंत्री ने इन्होंने ही 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवारों को दिया था। और बिहार का जो एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट है उसकी धारा 42 से कहती है कि अगर कोई शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है। फिर मुख्यमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर कि मैं कोई मुआवजा नहीं दूंगा?
मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। वो कहते हैं जो शराब पिएगा महापापी है, वो महा अन्यायी है, उसको हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार नहीं है। ये बीजेपी को तुम ताम की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं भगाओ इन लोगों को, कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग वो भी नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति करे, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए आज भी बिहार की असेंबली में हमारे पार्टी के लोग इस मामले को उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे कि 4 लाख का मुआवजा जब आपने गोपालगंज में दिया और आपका कानून कहता है तो फिर अब क्यों नहीं देंगे सारण जहरीली कांड के अंदर मरे हुए लोगों को। जो छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में बीजेपी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। इस घटना से बैकफुट पर आ चुके नीतीश कुमार किस तरह से अपनी सरकार का बचाव कर पाते हैं, ये भी सामने आ ही जाएगा। तो आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।